हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 22 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 21 के आगे कुछ और भी आंकिक प्रश्न हैं, कर लिए जाएं। वैसे तो हम सोच रहे थे कि अब न किए जाएं, लेकिन कर लिया जाए कुछ और आगे। तो चलिए आज का ये पहला आंकिक प्रश्न लेते हैं। तीन माइक्रोफैरड, 3 ओम, 3 माइक्रोफैरड, 4 ओम, 3 माइक्रोफैरड, 2 ओम, 3 माइक्रोफैरड। ये एक सर्किट है। इसमें जितने भी संधारित्र लगे हैं इन सभी पर आवेश की गणना करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जब संधारित्र प्रतिरोध साथ साथ लगे हों तो आपको एक शब्द याद रखना है, अस्थाई अवस्था, स्टेबल स्टेट। अगर यह शब्द न्यूमेरिकल में न भी दिया हो तो आप मान कर चलिए कि यह अस्थाई अवस्था है। इसका आशय यहाँ क्या है? दरअसल अस्थाई अवस्था में सभी संधारित्र पूर्ण रूपेण आवेशित हो चुके होते हैं, और जब ये आवेशित हो चुके होते हैं तो जिन जिन भुजाओं में ये लगे रहते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर हो गए? तो यहाँ आप देखिए, एक भुजा हम इसको ए बी मान लें, इसमें धारा नहीं बहेगी। ये भुजा सी डी मान लें और ये भुजा ई एफ मान लें। तो देखिए ये भुजा ई एफ में भी ये लगे हैं तो इसमें भी धारा नहीं बहेगी। ठीक, तो धारा प्रवाहित किस में होगी? सी डी भुजा। तो हम सबसे पहले इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई बराबर निकालें। हम सूत्र पढ़े हैं, आई बराबर वी बटे आर होता है। तो जैसे V वैसे विद्युत वाहक बल, और बटे आर माने यहाँ कुल आर माने ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर प्लस ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। तो ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं, I बराबर V बटे आर। तो उसी से हम निकाल लिए E विद्युत वाहक बल और बटे कुल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है परिपथ में। ठीक, सभी मान रख दिए जाएं। ई की जगह 5 बटे स्मॉल आर की जगह 1 धन कैपिटल आर की जगह 4। कुल मिलाकर देखिए 4 और 1 5 हो गया। 5 बटे 5 माने 1। तो ये 1 एम्पियर की करंट आ गई। ठीक, 1 एम्पियर की करंट आ गई। इसको हम 1.0 लिखते हैं। क्लियर है? तो परिपथ में ये करंट आ गई। तो जब परिपथ में ये करंट आ गई तो सी डी भुजा के बीच विभवांतर, बिंदु सी व डी के बीच विभवांतर, इसको वी सी डी कहते हैं। तो V बराबर होता है I इंटू आर न। या एक फार्मूला है V इक्वल ई माइनस आई आर। V इक्वल ई माइनस आई आर।
तो उस फार्मूला का यूज़ करें E माइनस आई आर। तो E की जगह यहाँ I इंटू आंतरिक प्रतिरोध सेल स्मॉल आर V इक्वल ई माइनस आई आर, ये फार्मूला होता है। यहाँ R सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो इस फार्मूले का यूज़ करें E की जगह 5 माइनस I की जगह 1 गुणे R की जगह 1। तो पहले हम गुणा करते हैं तब जोड़ते घटाते हैं। का को पहले काटिए, ता पीछे दे बाग, गुणा करो धन, फिर अंत में धन ऋण नंबर लाख। ये तो फार्मूला आप पढ़े हैं। तो इससे पहले हम गुणा करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे। तो 1 में 1 का गुणा किए 1 आ गया, 5 में से 1 घटा दिए 4 आ गए। तो कुल मिलाकर ये विभवांतर 4 वोल्ट आ गया। तो ध्यान दीजिए, ये जो लाइन रेखा खींची गई है, इस रेखा पर सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। ठीक उसी प्रकार ये भी रेखा है, इस पर सभी बिंदुओं पर विभव समान है। अर्थात जो विभव CD के बीच है 4 वोल्ट, वही AB के बीच होगा और वही EF के बीच होगा। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं, ये संधारित्र AB के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में हम पढ़े हैं कि आवेश समान होता है। तो आवेश Q बराबर C इंटू V। ठीक, आवेश बराबर C इंटू V। तो सबसे पहले तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता निकालें। तो भुजा AB के बीच जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता C AB कह दें अपने शॉर्ट फॉर्म में। यह होता है श्रेणी क्रम में C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो C1 मतलब 3 माइक्रो फैरड गुणे C2 माने 3 माइक्रो फैरड बटे C1 प्लस C2, 3 धन 3। तो ये हो गया 3 गुणे 3 बटे 3 धन 3 माने 6, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 बटे 2 अर्थात 1.5 माइक्रोफैरड। आप देखें, माइक्रोफैरड गुणे माइक्रोफैरड बटे माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड कट गया, 1 बच गया। तो इसके बीच आपने निकाल लिया ये तुल्य धारिता। अब इनके बीच आवेश QAB, हमने अभी अभी बताया कि संधारित्र अगर श्रेणी में जुड़े हैं तो दोनों इन संधारित्रों पर आवेश समान होगा। ठीक, तो यह आवेश प्रत्येक संधारित्र पर आवेश QAB बराबर हो गया Q इक्वल टू C इंटू V। फार्मूला है, C अभी अभी निकाले 1.5 और गुणे V अभी अभी आपने बताया 4 वोल्ट। कुल मिलाकर 4 डेढ़े 6 होता है। यहाँ माइक्रो था तो ये हो गया माइक्रो कूलम। तो इस ढंग से और इसी प्रकार भुजा EF देखिए, जैसे CD में 3-3 श्रेणी में थे, वैसे EF में भी 3-3 श्रेणी में है। इनका भी तुल्य प्रतिरोध यही 1.5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इनके बीच भी आवेश QEF, इसी प्रकार QEF भी वही 1.5 गुणे 4 बराबर 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। देखिए, ये दोनों 3-3 श्रेणी में, ये भी 3-3 श्रेणी में, सब कुछ वही है। इनके बीच विभवांतर 4, इनके बीच 4, तो आवेश सब पर समान हो गए। तो इस ढंग से ये चारों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होगी, 6 माइक्रोकूलम होगी। पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, सब पर हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं।
ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, मान लीजिए 1 माइक्रोफैरड, मान लीजिए 1 माइक्रोफैरड, ये भी मान लीजिए 1 माइक्रोफैरड। यहाँ मान लीजिए 10 ओम, यहाँ मान लीजिए 20 ओम, ये मान लीजिए 100 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए सी है, यहाँ पॉइंट बी है। तो हमको बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर चाहिए, मतलब वी ए बी चाहिए। बी और सी के बीच विभवांतर चाहिए, मतलब वी बी सी चाहिए, ठीक। सर्किट आप समझ गए। इस सर्किट में ये बिंदुओं ए बी के बीच विभवांतर वी ए बी चाहिए और ये बी सी के बीच विभवांतर वी बी सी चाहिए। क्लियर? तो देखिए हम इसको कैसे लगाते हैं। यहाँ आप देखें जरा बी बिंदु पर, यहाँ से चलने के 2 रास्ते हैं, एक बाएं और एक नीचे, देख रहे हैं। और आपने पढ़ा था जब जंक्शन हो उससे कई रास्ते हों तो समांतर क्रम होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3-3 माइक्रोफैरड के संधारित्र ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर C1 + C2, 3 और 3 मिलकर के 6 हो जाएगा। यही बराबर हो गया C1 + C2, 3 × 3 बराबर 6 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों के स्थान पर 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इधर भी देखिए, यहाँ राइट साइड में और ये नीचे, यहाँ भी 2 रास्ता है। 2 रास्ता मतलब समांतर क्रम। समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर C1 + C2। तो देखिए इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर एक संधारित्र रखेंगे। कितना? C1 मतलब 1 माइक्रोफैरड धन 1 माइक्रोफैरड बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक। तो अगर हम इस सर्किट को यहाँ दूसरी बना लें तो देखिए ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट बी हो गया, ये 6 माइक्रोफैरड हो गया और ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। ये अभी अभी कैलकुलेट किया गया, इसको ऐसे घेर लिया जाए तो इससे पता चला गया कैलकुलेट किया गया। फिर नीचे देखिए ये 1 माइक्रोफैरड है, ये वाला, ठीक। हाँ, एक चीज़ आपसे बताएं कि अस्थाई अवस्था का अर्थ अभी हमने आपसे बताया था, जो अगर संधारित्र प्रतिरोध साथ साथ जुड़े हों। अस्थाई अवस्था न्यूमेरिकल में दिया हो सो फार सो गुड, नहीं दिया हो तो आप उसको समझेंगे। अस्थाई अवस्था के बारे में हमने आपसे बताया कि अस्थाई अवस्था का अर्थ होता है कि संधारित्र पूर्ण रूपेण आवेशित हो चुका है, और जब संधारित्र पूर्ण रूपेण आवेशित हो जाएगा तो उसमें जो प्रतिरोध लगे होंगे वो प्रभावहीन हो जाएंगे। उनको लगाइए चाहे न लगाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ क्या बताए थे, अगर यह पूर्ण रूपेण आवेशित हो चुका है, जिन भुजाओं में संधारित्र लगता है उसमें धारा नहीं बहती। ये 2 चीज़ें हैं, इसको याद रखिए। यहाँ पहले वाले में हमने बताया कि संधारित्र जहाँ है उसमें धारा नहीं बहेगी। दूसरे वाले में हमने बताया कि जो प्रतिरोध लगे हुए हैं वो प्रभावहीन हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, चाहे लगाएं चाहे न लगाएं कोई फर्क नहीं, तो नहीं लगाएंगे। तो प्रतिरोध को हमने हटा दिया। इसमें 100 वोल्ट का ऐसे लगा दिए, प्रतिरोध दोनों थे हमने उनको हटा दिए, ये 100 वोल्ट हो गया। ठीक। तो ये बिंदु ए है और यह बिंदु सी है और यह बिंदु बी है। ठीक। आप याद कीजिए कि ये सरल रेखा है। सरल रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे सब पर विभव समान होगा। कई बार आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये एक ही सरल रेखा है,
इस पर चाहे जहाँ यहाँ 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 कहीं भी आप बिंदु ले लीजिए, हर जगह पर विभव समान होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए यहाँ से दो रास्ता हैं, इसको ये यहाँ कहें चाहे यहाँ कहें, तो दो रास्ता, एक राइट और एक ये नीचे, देख रहे हैं। और जब एक से ज़्यादा रास्ता हो तो समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम की पहचान क्या है कि भैया विभव या विभवांतर समान होता है। तो जो विभवांतर 100 वोल्ट एसी के बीच है, वही विभवांतर यह 1 माइक्रोफैरड के बीच हो जाएगा। ठीक, इस 1 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर कितना हो गया? 100 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो इसके भी बीच विभवांतर V बराबर 100 वोल्ट हो गया। ठीक, अब फिर आप देखें, यह बिंदु A यहाँ लें चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ ले लें, तो हमने A बिंदु को यहाँ ले लिए। ऐसे C यहाँ लें यहाँ लें यहाँ लें, तो C बिंदु को हमने यहाँ ले लिया। हमको चाहिए क्या? VAB, AB के बीच विभवांतर, अर्थात संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर। ठीक, तो विभवांतर लेने के लिए विभवांतर के दो ढंग हैं, दो आइडिया हैं। आपको दोनों आइडिया हम यहाँ बता दे रहे हैं। आप देखिए, इस 1 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर 100 हो गया, और इसके भी बीच विभवांतर टोटल 100 हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान दें, क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेलल है समांतर क्रम। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता माने श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो Q बराबर CV। ठीक, तो Q कांस्टेंट है, या CV बराबर कांस्टेंट, या V प्रोपोर्शनल 1/C, यहाँ C का गुणा है, पक्षांतर करेंगे 1/C हो जाएगा। अर्थात विभवांतर संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे ये है 6 और 2 है अनुपात, तो 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, 3 और 1 का अनुपात हो गया। तो विभवांतर कैसे हो जाएगा? 1 और 3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। फिर से इस बात को समझ लें, श्रेणी क्रम में आवेश Q समान होता है, तो Q बराबर CV, तो CV कांस्टेंट, या V बराबर कांस्टेंट C का गुणा है तो अपान C हो गया, या V प्रोपोर्शनल 1/C। अर्थात विभवांतर संधारित्र में उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में, व्युत्क्रमानुपात माने जिसकी धारिता ज़्यादा है उस पर कम विभवांतर होगा, और जिसकी धारिता कम है उस पर ज़्यादा विभवांतर होगा। तो यहाँ देखिए 6 और 2, तो 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, 3 और 1, इसका उल्टा 1 और 3 के अनुपात में हमको बांटना है। 1 और 3 का अनुपात, अनुपाती योग 3 और 1 4 हो गया। ठीक, तो यह इस पर ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा है तो इस पर कम आएगा, तो 1 आएगा। 1 और 3 आना है, तो जब धारिता ज़्यादा तो विभवांतर कम, तो इस पर विभवांतर हो गया V6, इसको हम कह दें। V6 का मतलब 6 माइक्रोफैरड वाले पर विभवांतर 1/4 गुणे टोटल विभवांतर 100, ये हो गया 4 1 का 4, 4 25 हम में 100, ये हो गया 25 वोल्ट। ठीक, क्लियर है? दूसरा अब आप देखिए, अब आप चाहें तो टोटल 100 में से ये 25 घटा दें तो इसका विभवांतर आ जाएगा। क्लियर? और दूसरा नियम क्या है? वही बंटवारा, इसको हम कहेंगे V2, माने 2 माइक्रोफैरड वाले के बीच विभवांतर V बराबर ना, आपने कहा कि ये देखिए धारिता कम है, विभवांतर ज़्यादा होगा, 1:3 का अनुपात था, ज़्यादा माने 3 ऊपर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 100, 4 1 4, 4 25 में 100, तो 25 तिहाई 75 वोल्ट। याद कीजिए, अभी हमने आइडिया बताया था, पूरा 100 में से 25 घटाते तो 75 आता, या ऐसे कर दें। तो एक नियम तो ये बंटवारा विधि हो गई जो कि साधारण गणित है, और दूसरा नियम क्या है? देखिए, सबसे पहले आप इसकी तुल्य धारिता निकाल लें। तुल्य धारिता अगर C है तो इसकी तुल्य धारिता देखिए 6 और 2 का ऊपर गुणा C1 C2, 6 गुणे 2, नीचे इनका जोड़ 6 2 8, तो 2 1 2, 2 चौका 8,
2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 3/2 अर्थात 1.5 माइक्रोफैरड। 1.5 माइक्रोफैरड ये तुल्य धारिता आ गई। ठीक, अब इस पर आवेश Q बराबर CV होता है ना, तो वहाँ से V बराबर Q/C, V बराबर Q, Q कितना है 1.5, Q क्या किया गया, Q = CV। देखिए यहाँ से पहले तो Q निकाल लिया जाए, Q C की जगह 1 माइक्रोफैरड और V की जगह 100, तो ये हो गया 100 माइक्रोकूलम, ये हुआ ना, तो Q हो गया 100 ना, तो V बराबर Q/C, तो V1 पहले को कह दें तो Q/C1, और C1 की जगह है ये है 6। कहीं कुछ डिस्टर्ब हो गया, बहरहाल बंटवारा जैसे बताएं वैसे कर लीजिए, हो जाएगा। समय थोड़ा कम है इसीलिए जल्दी जल्दी हम सोच रहे थे करने के लिए। चलिए आगे। ये एक सर्किट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये पॉइंट A B के बीच ये 2 संधारित्र जुड़े हैं, इनके बीच का विभवांतर 5 वोल्ट दिया है। ठीक, ये 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ठीक, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इसकी धारिता मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड है। तो इन दोनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सवाल देख लें, ये सर्किट बनी हुई है, ये पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए। ठीक, तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले देखिए विभवांतर VA माइनस VB इक्वल, इसका विभवांतर मान लीजिए VA है। ठीक, अच्छा ये देखिए यहाँ ऋणात्मक प्लेट जुड़ी हुई है, तो इसका विभवांतर -10। ठीक, फिर प्लस ये दूसरे संधारित्र मान लीजिए B है, तो इसका विभवांतर VB। फिर से समझ लें, हमको इन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर चाहिए VA माइनस VB इक्वल, तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर माने VA, इसका ऋणात्मक सिरा जुड़ा हुआ है तो -10, फिर इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर VB, ये हो गया। और दिस इक्वल, इनके बीच विभवांतर कितना है प्रश्नानुसार 5 वोल्ट। अब इसको हल कर लिए, कितना आ गया, तो आ गया देखिए VA
प्लस VB, ये ऋण 10 उधर गया, धन 10 और 5 मिलकर हो गया 15। ठीक, ये समीकरण 1 आ गया। आप ध्यान दीजिए, ये A से B तक केवल एक ही रास्ता है। अब आप बताए हैं कि जब एक ही रास्ता हो तो श्रेणी क्रम, कई रास्ता हो तो समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम, ठीक, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो आवेश क्या होता है, Q बराबर C इंटू V। इसका C 1 माइक्रोफैरड और गुणे V माने VA इक्वल, इसका C 2 माइक्रोफैरड गुणे VB। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है तो आवेश Q बराबर CV। तो जो इसका आवेश वही इसका आवेश, अर्थात ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हमको मिला VA इक्वल टू VB। इसको आप समीकरण 2 कह दीजिए। तो जहाँ VA है समीकरण 1 में, VA का मान रख दीजिए। तो यहाँ हो गया 2VB और प्लस VB इक्वल 15। देखिए 2 और 1 3 VB बराबर 15। तो VB बराबर 3 का गुणा था, पक्षांतर किए भाग हो गया 15/3 माने 5 वोल्ट। और जब VB 5 वोल्ट हो गया तो VA कितना हो गया, VA बराबर 2 गुणे 5। देखो VB का मान रख दिए तो हो गया 10 वोल्ट। तो आपने देखा दोनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच का विभवांतर अलग अलग आ गया। ठीक, चलिए और न्यूमेरिकल देखते हैं। चौथा, ये सर्किट है। इस सर्किट का आशय यह हुआ भैया, ये संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल आप कैपिटल A मानते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी आप D मानते हैं। ठीक, क्षेत्रफल इनका प्रत्येक का कैपिटल A मानते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी आप D मानते हैं, स्मॉल d मानते हैं। अब यहाँ बीच से देखिए आपने काट दिया, तो आपको क्या लग रहा है कि दूरी कम हो गई। भैया जब भी दूरी में बंटवारा हो तो जान लीजिए कि श्रेणी क्रम है। आप कहेंगे कि इसको जाने कैसे, तो इसके जानने के ढंग देखिए। जैसे ये है तो एक संधारित्र है, इनकी दोनों प्लेटें हैं। अब इनके बीच हमने ये देखिए दूरी अब कम कर दिया, तो यहाँ आप देखिए 2 संधारित्रें हो गई, एक ये और एक ये। इनके बीच दूरी और कम कर दीजिए, ये देखिए 1 2 3 संधारित्र हो गई। तो मतलब जब दूरी कम करते हैं तो श्रेणी क्रम में होता है। देखिए ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ऐसे एक लाइन में है तो श्रेणी हो गया। इससे आपकी आइडिया लग जाएगी कि जब दूरी हम कम करें तो जान लीजिए को श्रेणी क्रम है। क्लियर हुआ? आप देखिए यहाँ पर, यहाँ दूरी कम हो गई, दूरी कितनी हुई, d/2 हो गई, d/2 हो गई। तो यहाँ एक संधारित्र ये हो गया C1, ये दूसरा संधारित्र हो गया C2। ये अब फिर देखिए, अब क्या किए, इतनी बड़ी प्लेट थी, उस प्लेटवई को हम आधा का आधा काट दिए। पहले दूरी को आधा बांटे हैं, देखिए d/2 d/2। अब इतना बड़ा A था, हमने इसके ऐसे प्लेट को आधा आधा बांट दिया। तो ये अब क्या हो गया, a/2 हो गया। देख रहे हैं, a/2 हो गया। तो इसको हम तीसरा संधारित्र कहते हैं, C3। अब आप ध्यान दीजिए, जब दूरी को बांटे हैं श्रेणी, जब प्लेट को बांटते हैं समांतर। आप कहेंगे कि इसको कैसे जाने, इसको जानने की आइडिया देखिए। अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। जब आप इसको बांट देंगे तो इसका मतलब हुआ कि इस पर विभव तो समान है। समान विभव का मतलब मान लो कि यही पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। देख रहे हैं, इस पर विभव A है, पॉइंट A है, A हुआ, इस पर पॉइंट B है, B हो गया। अब आप बंटवारा जब करेंगे तो A को इससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे,
इससे देखने में लग रहा है कि इन बंटवारे वाली दोनों प्लेटों को एक कॉमन पॉइंट ए से जोड़ा गया है, वैसे इधर वाली दोनों प्लेटों को कॉमन पॉइंट बी से जोड़ा गया है। और आप पढ़े हैं कि जब भी हम संधारित्र को उनकी सभी प्लेटों को, पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से और दूसरी वाली सभी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, समानता क्रम होता है। अब तो आप क्लियर हो गए कि प्लेटों का बंटवारा करने से समानता क्रम और दूरी का बंटवारा करने से श्रेणी क्रम होता है। चलिए ये हो गया। तब आप जरा सा C1 देखिए कितना आएगा। संधारित्र की धारिता का सूत्र आप पढ़े हैं, C बराबर एप्सिलॉन 0। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए इसमें परावैद्युतांक K1 है, इसमें K2 है, इसमें K3 है। ये भिन्न भिन्न परावैद्युतांक हमने लगा दिए, K1, K2, K3 ये लगा दिए। ठीक, तो आइए सबसे पहले पहली संधारित्र की धारिता इस C1 को देखें। एप्सिलॉन 0 KA/D ये फार्मूला होता है, एप्सिलॉन 0 KA/D। तो यहाँ आप देखिए D में बंटवारा हुआ है, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन 0 1 है तो यहाँ 1 लिखे हैं K1 A/D की जगह D/2। देखिए ये दूरी का बंटवारा है। ठीक, इसको हल किया गया तो 2 ऊपर चला गया, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 K1 A/D, इसको इक्वेशन 1 कह दी। अब इसी प्रकार C2 निकालिए, C2 इक्वल एप्सिलॉन 0 KA भाई यहाँ दूरी का बंटवारा है D/2, इसको हल करने से 2 ऊपर चला गया, ट्वाइस एप्सिलॉन 0, इसको हम K2 कह रहे हैं, K2 A/D। ये समीकरण 2 हो गए। आप देखिए दूरी का बंटवारा होने पर श्रेणी क्रम होता है। अब इन दोनों की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कैसे पढ़ें, ऊपर गुणा नीचे जोड़, इनकी तुल्य धारिता C इक्वल C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ठीक, ये हो गया ट्वाइस एप्सिलॉन 0 K1 A/D इंटू ट्वाइस एप्सिलॉन 0 K2 A/D अपान ट्वाइस एप्सिलॉन 0 K1 A/D प्लस ट्वाइस एप्सिलॉन 0 K2 A/D। इसको थोड़ा सा हल किया जाए। नीचे आप देखें ट्वाइस कामन है, एप्सिलॉन 0 कामन है, A कामन है, D कामन है, तो कामन ले लें ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A/D, ये कामन हो गया, तो नीचे बच गया K1 प्लस K2। ठीक, और ऊपर देखिए ट्वाइस एप्सिलॉन 0 K1 A/D इंटू ट्वाइस एप्सिलॉन 0 K2 A/D। अब आप देखिए ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A/D, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A/D कट गया, तो बचा कितना, नीचे तो बच गया K1 प्लस K2 और ऊपर आपका बच गया ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A/D। इनको अलग कर लिए, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A/D, यहाँ K1 यहाँ K2, इसको लिख दिए K1 K2। ठीक, इसको हम समीकरण 3 कहेंगे। इसको हम तुल्य धारिता को C डैश कहते रहे। क्लियर। अब चलिए ये नीचे वाली संधारित्र है C3, इसकी धारिता C3 बराबर एप्सिलॉन 0 K की जगह K3। अब ये देखिए यहाँ पर प्लेटों का बंटवारा हुआ है, तो प्लेटों के बंटवारा के कारण A की जगह A/2 हो गया, अपान इनके बीच की दूरी तो वही D समान है। ठीक, इसको थोड़ा हल किए तो ये हो गया एप्सिलॉन 0 K3A और ये अपान 2 था तो नीचे आ गया 2D हो गया। ये समीकरण 4 हो गया। ठीक, अब आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाला संधारित्र 2 ठो और ये नीचे वाला संधारित्र,
ये दोनों समांतर क्रम में है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेटों का बंटवारा हुआ है। ठीक, तो यहाँ आप देखें कैसे हुआ, ऐसे। ऐसे देखिए, ये आपका C1 है, ये C2 है, देख लीजिए, ये C1 है, C2 है, ये श्रेणी में जुड़े हैं और ये उनके समांतर में जुड़ा है। ठीक, इनकी तुल्यधारिता आप अभी अभी निकाले हो, इनकी तुल्यधारिता ये C डैश है। तो इसको अगर हम इसके बराबर करें तो ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गए। ये आपका क्या है, C डैश, और ये क्या है, C3। देखने से लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इनकी अब तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता C बराबर C1 प्लस C2 अर्थात C डैश और प्लस C3। ठीक, मान रखा जाए, C डैश का मान ये है, देख रहे हैं, C डैश का मान समीकरण 3 से, और C3 का मान ये है। इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, A एप्सिलॉन 0, देख रहे हैं, A एप्सिलॉन 0 अपान D, ये कॉमन है। तो अभी से कॉमन ले रहे हैं, एप्सिलॉन 0 A अपान D, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक, देख लीजिए, एप्सिलॉन 0 A अपान D यहाँ भी कॉमन, एप्सिलॉन 0 A अपान D यहाँ भी कॉमन। तो बचा क्या, देखिए यहाँ बच गया ट्वाइस K1 K2 अपान K1 प्लस K2, यहाँ बच गया। और यहाँ क्या बचा, देखिए C3 में एप्सिलॉन 0 A अपान D कट गया, तो K3/2 प्लस K3/2। तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक, आप चाहें तो इसका थोड़ा सा और हल करके 4K1 K2 प्लस K3/2 इंटू K1 प्लस K2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस ढंग से आपने देखा कि कितना आसानी से ये सवाल आ गया। और आगे एक सवाल कीजिए। ये एक क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया PMT 2013 में आया है। ये पॉइंट A है, ये B है। ये ऑल इंडिया PMT में 2013 में आया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रा किया जाए। ठीक, अब इसको देखिए करते कैसे हैं। इसको हम पहली प्लेट कह दें, इसको दूसरी कह दें, इसको तीसरी कह दें और इसको चौथी कह दें। आप आइडिया ये देखें कि जो प्लेट बीच में है, अंदर है, वह दो दो प्लेटों में टूट जाती है, बंट जाती है। जैसे उदाहरण के लिए ये अंदर है, ये दो प्लेटों में बंट गई। ये अंदर है, ये दो प्लेटों में बंट गई। देख रहे हैं? तो ऐसे हो गया। जैसे इसको आप कहना चाहें तो B1 कह सकते हैं, ये B1 डैश कह सकते हैं। ठीक, इसको B2 कह सकते हैं, इसको B2 डैश कह सकते हैं। ऐसे दो प्लेटों में बंट गई। क्लियर है? जो प्लेट अंदर रहे वह दो दो प्लेटों में टूट जाती है, बंट जाती है। अब आप अपना जरा देखिए, ये पॉइंट A है तो पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B है तो पॉइंट B हो गया। अब पॉइंट A से देखिए कौन जुड़ा है, A की पहली प्लेट
और ये B1, ठीक। देखिए ये A की पहली प्लेट और B की ये B1 ये जुड़ गई। फिर देखिए, फिर यहाँ देखिए A की ये दूसरी चौथी प्लेट, देख रहे हैं, A की ये चौथी प्लेट और ये B की ये B2 डैश या B3, ऐसे। तो यहाँ पर अंदर वाली प्लेट को तोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन आप इसको याद रखिए कि जो प्लेट भीतर होती है वह दो दो प्लेटों में टूट जाती है, तो यहाँ तोड़ने से अंतर नहीं पड़ा। वैसे अब आप जान लें कि देखिए ए की पहली प्लेट बी की ये पहली प्लेट यहाँ जुड़ गई, ए की दूसरी प्लेट ये बी की दूसरी प्लेट यहाँ जुड़ गई। आप देखने से लग रहा है कि ये समानता क्रम है, और समानता क्रम में तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 होता है, ठीक। C1 प्लस C2, दोनों की धारिताएं समान है CC, तो ये हो गया C प्लस C इक्वल टू C, और C होता क्या है एप्सिलॉन 0 KA अपान D। क्लियर है। तो इस सिस्टम की तुल्य धारिता ये आई, ये ऑल इंडिया PMT 2013 में आया था। बहुत आसान सवाल। अब एक दूसरा सवाल इसका देख लीजिए, जैसे ये है, ये A B, हमने अभी आइडिया क्या बताया कि अंदर वाली प्लेट दो प्लेटों में टूट जाती है। ये हो गया B1, ये हो गया B1 डैश, पहली भुजा B की टूटी अंदर थी। ये देखिए A की ये दूसरी भुजा भी अंदर है, तो ये भी टूट जाएगी। ये हो गया A2 डैश, ठीक। क्लियर है। फिर से देख लें, हमने आइडिया बताया कि जो भुजा अंदर रहेगी वो दो प्लेटों में टूट जाएगी। तो ये भुजा अंदर है, ये B1 की पहली, तो B1 हो गई B1 डैश, और ये देखिए A2 भी अंदर है, भीतर है ना, तो ये भी टूट गई A2 डैश। अब आप देखिए आपकी सर्किट कैसे बनी। देखिए A की ये पहली प्लेट, A की ये दूसरी प्लेट, B की ये पहली प्लेट, B की ये दूसरी प्लेट। तो देखिए A की पहली प्लेट और ये B1, देखिए A की ये पहली प्लेट है, ये B1 है, किससे जुड़ गई A से, और ये किससे जुड़ गई B से। देखिए A की पहली प्लेट B1, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब A की ये दूसरी प्लेट देख रहे हैं, और ये B1 डैश माने B की ये पहली प्लेट। देखिए A की दूसरी प्लेट ये, और ये B की पहली प्लेट B1 डैश, इसको हम लिख दें A की पहली प्लेट और ये B1, और ये A की दूसरी प्लेट और ये B1 डैश, देख रहे हैं। तो ये A की दूसरी प्लेट A2, इसको A2 कह दें, A2, और ये B1 डैश ऐसे जुड़ गई। और आगे चलिए, फिर देखिए ये A की दूसरी प्लेट A2 डैश, और ये B की दूसरी प्लेट, ये सेकंड प्लेट B की ऐसे जुड़ गई। फिर से समझ लें, हमने आइडिया क्या बताया, जो प्लेटें अंदर रहती हैं वो दो प्लेटों में टूट जाती हैं। तो यहाँ देखिए B की ऊपर वाली पहली प्लेट अंदर है, तो B1 डैश में टूट गई। यहाँ देखिए A2 अंदर है, तो ये A2 डैश में टूट गई। अब आप देखिए ये पॉइंट A है, इससे कौन कौन जुड़ा है, A की पहली प्लेट 1 जुड़ी है, और ये देखिए B1 जुड़ा हुआ है B से। फिर आगे देखिए यहाँ A की दूसरी प्लेट ये A2 जुड़ी है, और ये B1 डैश जुड़ा है, A2 B1 डैश, देख रहे हैं। फिर यहाँ और आगे आ जाइए, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ आगे आइए, B की दूसरी प्लेट
और यह A2 की A2 डैश ये जुड़ गई। अब आप देख रहे हैं एक बिंदु से इन सभी की पहली प्लेट, दूसरे बिंदु से इन सभी की दूसरी प्लेट जुड़ी है, माने समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्यधारिता क्या पढ़े हैं? C1 + C2 + C3, C + C + C मतलब 3C, और C का मान ε0 KA/D। तो इस ढंग से हो गया। अब हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपका संधारित्र से संबंधित न्यूमेरिकल समाप्त हो गया। बहुत न्यूमेरिकल हैं, कितना बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन आप यहीं अंत करके चलिए। अब कल से नया चैप्टर शुरू करते हैं। धन्यवाद।